जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। हम पैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उसी के तहत हम इंडियन ज्योग्राफी की लगातार क्लासेस कर रहे हैं। आज फिर से हम इंडियन ज्योग्राफी के तहत एक नए पॉइंट के साथ जो पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है फिर से आपके सामने प्रेजेंट है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल ये पॉइंट पैट के सिलेबस में भी दे रखा है। आज हम इसी टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे पूरी क्लास में, भारत का भौतिक भूगोल को। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत के भौतिक भूगोल को पढ़ने के लिए हम भारत को पहले 6 भागों में बांट लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर उत्तर पूर्वी हिमालय। सबसे पहले हमें हिमालय को पढ़ना है। हिमालय भी 2 जगह बटा हुआ है, एक तो ये सारा का सारा उत्तर का हिमालय यहाँ जो स्थित है ये सारा हिमालय, और हिमालय आगे जाकर के ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है तो ये उत्तर और पूर्वी हिमालय, ये सारे के सारे जो उत्तर पूर्वी हिमालय, यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे हम। थर्ड नंबर पर हम कंप्लीट करेंगे भारतीय मरुस्थल। फोर्थ पॉइंट प्रायद्वीपीय भारत। फिफ्थ नंबर पर हम कंप्लीट करेंगे तटीय मैदान। अभी सब बताएंगे कहां कहां हैं ये सारे, और लास्ट में हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक भूगोल को हम इन 6 पॉइंटों के आधार पर पढ़ने वाले हैं। देखिए कहां कहां। उत्तर, पहला पॉइंट है उत्तर में उत्तर पूर्वी हिमालय। तो हिमालय यहाँ है, उत्तर में स्थित है, सभी जानते हैं हिमालय उत्तर में स्थित है, और आगे जाकर के ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। तो उत्तर पूर्वी ये हिमालय हो गया। ठीक। सेकंड नंबर पे है मैदान। तो मैदान आप जानती हैं गंगा का जो मैदान है ये यहाँ सारा का सारा ये मैदान पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये सारा हिमालय, फिर मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल जो हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक। फोर्थ नंबर पर प्रायद्वीपीय भारत, ये सारा का सारा भारत हम पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। फिफ्थ नंबर पर तटीय मैदान, ये जो तट के किनारे किनारे स्थित हैं ये सारे के सारे हम मैदान कंप्लीट करेंगे फिफ्थ नंबर पर। और भारत के द्वीप समूह आप जानती हैं, ये यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और छोटे छोटे जो द्वीप है वो भी हम लास्ट पॉइंट पर कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला पॉइंट आज का हमारा जो रहेगा वो रहेगा उत्तर व उत्तर पूर्वी हिमालय, यानी कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज हिमालय। आप इसको नोट कर लें। भारत के भौतिक भूगोल को हम 6 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक। तो पहला जो भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पहला टॉपिक जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम हिमालय। तो आप हेडिंग लगा लें हिमालय। सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसकी उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक। देखिए अनेक भूगोलवेत्ताओं का अलग अलग मानना है। उन्हीं भूगोलवेत्ताओं में से एक हैं नंबर फर्स्ट अल्फ्रेड वेगनार। इन्होंने सन 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत 1912 में। इन्होंने बताया कि करंट में
जो हमारे महाद्वीप हैं सारे के सारे, वो उस समय सारे के सारे पहले, अब से करोड़ों वर्ष पहले सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे थे। कैसे, किस तरह से, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये पृथ्वी हो गई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ये पृथ्वी हो गई सारी की सारी, ठीक। तो उन्होंने बताया कि पहले सारे के सारे महाद्वीप एक ही जगह इकट्ठे थे, इस तरह से, ठीक है। सारे के सारे महाद्वीप एक ही जगह इकट्ठे थे और इस भूखंड को नाम दिया उन्होंने पेंजिया, जिसको क्या कहा जाता था, पेंजिया। और इसके चारों ओर पास जो पानी था उसको कहते थे पैंथालासा। उसको, जो उस सागर का नाम क्या दिया इन्होंने, पैंथालासा, पैंथालासा, पैंथालासा। जैसे जैसे समय बीतता गया ये पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया। आगे जाकर के ये ही पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया। उत्तर, अब ये जो पेंजिया है, यहां देखिए पूरा का पूरा पेंजिया उठाएंगे हम एक ऐसे, इस तरीके, पृथ्वी नहीं है पेंजिया, जो पेंजिया भूखंड है उसको हमने उठा लिया यहां से, यहां समझने के लिए पेंजिया। समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ इनमें दरार पड़ती गई और ये दो भागों में टूट गया। एक उत्तरी भाग, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक। तो पेंजिया दो भागों में टूट गया, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग कहलाया अंगार लैंड, दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक। इनके टूटने से बीच में, अब आपको पता है कि जब ऐसे एक, ये जब ये टूटेगा तो बीच में चारों पास पानी है, जब टूट के एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा तो बीच में पानी आएगा इनके। तो जो पानी आया बीच में, जो सागर, इनके बीच में जो सागर बना उसका नाम दिया इन्होंने तेथिस सागर। इसके बीच में जो सागर बना उसका नाम दिया इन्होंने तेथिस सागर। अब पूरा बना लेते हैं हम एक बार। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अंगार लैंड, अंगारा लैंड, और एक दक्षिण में ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक। और बीच में जो सागर आया यहां, उसका नाम दिया इन्होंने तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस सागर। इसी तेथिस सागर में समय के साथ साथ इसमें मिट्टी जमा होती गई, कंकड़ पत्थर सारे के सारे जमा होते गए, ठीक। इस सब यहां सब ये सब कुछ जमा होता रहा और समय के साथ साथ अब अंगार लैंड भी, अंगार लैंड जो टूटा, अंगार लैंड से बना आपका उत्तरी अमेरिका। जब ये अंगार लैंड टूटा तो इससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। गोंडवाना लैंड के टूटने से जो जो प्राप्त हुआ वो बना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और लास्ट में प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब देखिए, यानी कि हमारा जो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इतना भाग जो है ये प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, नीचे का इतना, ये लास्ट ये वाला जो पोर्शन है ये सारा सारा क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत जो भाग है वो किसका है, गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय भारत भाग है गोंडवाना लैंड का। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्होंने बताया, अल्फ्रेड वेगनार ने
बता दिया कि पहले सारे के सारे मिला करके सबका सब जितने महाद्वीप हैं उनको मिला करके बनाया गया था पेंजिया, जो उसके चारों ओर पास सागर था उसे नाम दिया गया पैंथालासा। और पेंजिया में जब टूटा, पेंजिया दो भागों में टूटा, उत्तर भाग कहलाया अंगारलैंड और दक्षिण भाग क्या कहलाया गोंडवानालैंड। इन दोनों के बीच में जो सागर खुला उसका नाम दिया गया तेथिस सागर। ठीक, आगे जाकर के जब अंगारलैंड टूटा तो अंगारलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप में टूट गया, और जो दक्षिणी भाग था गोंडवानालैंड वो टूटा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत। मेडागास्कर भी इसी का भाग है। मैं लिख देता हूं मेडागास्कर भी इसी का भाग है, मेडागास्कर द्वीप वो भी इसी का भाग है। ठीक, इतना आप नोट करें, पहले इतना आप नोट करें। हम सभी अभी हिमालय की उत्पत्ति देख रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, आप इतना नोट करें पहले। आगे जब एक सिद्धांत दिया प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये दी थी हैरी हेस ने। इन्होंने बताया कि सारा का सारा जितने भी महाद्वीप हैं वो प्लेटों में बट गए, यानी कि अलग अलग प्लेटें हो गई। 7 बड़ी प्लेटें बताई थी इन्होंने, जैसे यूरोपीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट। ठीक, अगर अब हमें प्लेटों का अगर हम माने तो इस तरीके से यूरोपीय प्लेट, और एक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। हमें जिससे कहा वही पढ़ रहे हैं अब, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब एक ऐसे मान लेते हैं, यूरोपीय प्लेट यहां स्थित है, ठीक, और यहां स्थित है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। बीच में आपको पता ही है तेथिस सागर था, तेथिस सागर में दबाव अब जमा है, यहाँ मिट्टी कंकड़ पत्थर सारे के सारे जमा है। जब इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर की और उत्तरी ओर जब इसका विस्थापन होना स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे, आप ऊपर जाकर के इसमें यहाँ दबाव डालेगी, ऊपर जाकर के ऐसे नीचे से इसको ढकेलेगी, तो नीचे से ढकेलेगी ऊपर, तो इसमें जो भी अवसाद जमा है उसमें ऐसे ऊपर वो ऊपर उठ जाएंगे। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, जैसे 2 प्लेट है, एक प्लेट का ये सिरा यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का ये वाला सिरा और यूरोपीय प्लेट का ये सिरा जब आपस में टकराएंगे तो बीच में होगा वो ऐसे, जब दबाव पड़ेगा तो ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, है ना। तो ये ऊपर उठ गया, फोल्ड होकर के ये मुड़ करके ऊपर उठ गया, तो यही इसी से क्या बना, हिमालय। यही क्या बना, हिमालय। यानी कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो यूरोपीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के टकराने से हुई है। ठीक, आपस में टकराई जब ये, और बीच में तेथिस सागर में अवसाद जमा था, उसमें बलन पड़े और बलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये हमने हिमालय की उत्पत्ति देखी। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो यूरोपीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के आपस में टकराने से, जो बीच में तेथिस सागर का उसमें जो अवसाद जमा थे उसमें बलन पड़ने से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो हिमालय, अब हिमालय को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हिमालय के जो बटा हुआ है, हिमालय को हम 4 पार्ट में बांट करके पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 4 पार्ट कौन कौन से हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इसके तो अलग अलग नाम बताएंगे अभी, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं इसको, और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, यहां जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय इसकी 3 चोट, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। और एक नेपाल में जाकर के कैलाश श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, सॉरी, तिब्बत में जाकर के कैलाश श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। देखिए अब, तो ट्रांस हिमालय यहां स्थित हो गया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर,
यहां 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय इस तरह से यहां ये सीमा के साथ साथ ऐसे निकला हुआ और यहां जाकर के नीचे मुड़ जाता है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के जस्ट नीचे मध्य हिमालय, यहीं पर मध्य हिमालय है जो कटा, जो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित है, ठीक। उसके नीचे फिर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ऐसे। तो क्रम से अगर देखें तो इस तरीके से देखेंगे हम, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय ये कौन सा है? ट्रांस। फिर से पढ़ेंगे ट्रांस, और ये कौन सा है? बृहद। क्रम से देखिए, फिर मध्य और फिर शिवालिक। बार बार आप रिपीट करेंगे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय भी 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक। अब एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, हिमालय को 4 भागों में तोड़कर पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय से पहले ही बनकर के तैयार हो गया था ट्रांस हिमालय, ठीक। हिमालय से पहले ही बनकर के तैयार हो गया था ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है। हिमालय तो अभी बना है, नवीन है, मतलब नवीन पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है। तो पूछता है कि अगर हिमालय और ट्रांस हिमालय में कौन सा पुराना है, तो आप लगाएंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पहले बना हुआ है, ठीक। तो ट्रांस हिमालय पहला टॉपिक रहेगा हमारा, ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे हम। तो मैंने आपको बताया हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन 4 पार्ट में हम तोड़ करके हिमालय को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और देखते चलिए, ये जो हिमालय पढ़ेंगे हम, तो हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है 400 किलोमीटर कम से कम। 400 किलोमीटर पश्चिम में, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक। लेकिन जब ये इधर पूरब में चलता है तो पूरब में चल करके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और पूरब में जाकर के इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है बस 160 किलोमीटर ही देखने को मिलती है, ठीक। हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर लंबा है हिमालय। अब देखिए 2500 किलोमीटर लंबा हिमालय है। हिमालय की जो लंबाई सारी वो 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है इसकी हिमालय की वो हमें 400 किलोमीटर से लगभग 160 किलोमीटर देखने को मिलती है, ये हमने देखा। और हिमालय का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलता है। लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? उत्तर पश्चिम में अधिक चौड़ा है, पूरब में कम चौड़ा है, 400 किलोमीटर और 160 किलोमीटर। लेकिन चौड़ाई यहां ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय की वो हमें पूरब में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दबाव ज्यादा है, जो मैंने प्लेटों का दबाव बताया था। आज भी आप देखेंगे तो हिमालय आज भी ऊंचाई लगभग बढ़ रही है। कहीं कहीं आपने देखा होगा एवरेस्ट की ऊंचाई देखने को मिलती है 8848 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 8850 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, सॉरी मीट 8848 8850 भी देखने को मिलती है। आप देखेंगे उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आज भी प्लेटें काम कर रही हैं। आज भी जो प्लेट है वो एक दूसरे को आपस ऊपर की ओर ढकेल रही है, ठीक। तो सबसे ऊंची चोटियां कहां देखने को मिलेंगी हमें? हिमालय के पूर्वी भाग में। और चौड़ा किधर है सबसे अधिक? वो पश्चिम भाग में, ठीक। आप इसको नोट डाउन करें। हम अगला टॉपिक, अगला हेडिंग लगाएंगे ट्रांस हिमालय। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो पहला टॉपिक हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, सभी जानते हैं, बता दिया मैंने। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरह से कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे ऊपर कराकोरम, फिर लद्दाख एंड लास्ट जास्कर। जास्कर, ठीक। चलिए अब इनकी खासियत देख लेते हैं क्या क्या है। कराकोरम श्रेणी जो है, कराकोरम श्रेणी पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। सबसे ऊपर कौन सी है? कराकोरम, ठीक। तो सबसे उत्तरी, भारत की सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? कराकोरम श्रेणी है। तो सबसे पहली बात, कराकोरम जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। ठंड बढ़ेगी तो बर्फ, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांस हिमालय पे लगभग सभी पूरी तरह से बर्फ से ये ढका हुआ है। तो ट्रांस हिमालय पर पहली बात, यहाँ पर जब बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, ठीक। तो क्या वहां पर पेड़ पौधे होंगे, वनस्पति होगी? नहीं होगी। तो ट्रांस हिमालय पर हम देखने को मिलता है वनस्पतियों का अभाव। ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियों का अभाव है, यानी वनस्पति वहां पर नहीं पाई जाती ट्रांस हिमालय पर। कराकोरम सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है भारत की। कराकोरम पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है K2। कराकोरम पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसे एक नाम से और जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। कराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर, 8611 मीटर, ठीक। अच्छा, और कराकोरम श्रेणी पर लगातार यहीं पर कराकोरम जब बर्फ है तो यहां पर ग्लेशियर यानी कि हिमनद, बर्फों की नदियां जिन्हें कहते हैं हिमनद, बर्फ की नदियां। तो यहां पर कराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 हमें ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, यानी कि हिमनद देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन? कराकोरम श्रेणी पर हमें 4 हिमनद मिलते हैं, 4 हिमनद। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला सियाचिन ग्लेशियर, ठीक, जिसकी लंबाई है 72 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। यहां सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वो सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर ही भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। तो 2 पॉइंट है सियाचिन के लिए। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन। सियाचिन के बाद हिस्पर, ये 61 किलोमीटर लंबा है। बेफो और लास्ट वाल्टोरा। ये 4 हिमनद हमें कराकोरम पर्वत श्रेणी पर देखने को मिलते हैं। ये 60 किलोमीटर लंबा है और ये लगभग 58 किलोमीटर लंबा है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हिमनद है। कराकोरम भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 कहां स्थित है? कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कहां स्थित है? कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और कराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है? हिमालय का, ट्रांस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का। कराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये हो गई कराकोरम श्रेणी के बारे में खास बातें जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब देखते हैं लद्दाख। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी। राकापोसी सबसे ऊंची चोटी लद्दाख की जो है वो है राकापोसी, ठीक। राकापोसी विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है, यानी कि विश्व का सर्वाधिक ढाल वाली जो चोटी है, इस तरह का ढाल जो होता है, विश्व की सर्वाधिक जो ढाल वाली चोटी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है। उसका नाम क्या है? राकापोसी। सर्वाधिक ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी। भारत की नहीं, ये विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है। उसका नाम क्या है? राकापोसी। कहां स्थित है? लद्दाख पर, ठीक। अब एक बात आप इसको नोट डाउन करें पहले, ठीक है। मैं इसको जरा रफ कर देता हूं तब तक।
चलिए फिर से देख लेते हैं जरा। कराकोरम, ट्रांस हिमालय के पहले पार्ट बताएं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, तो सिंधु नदी जो है यहां पर मैं लिख देता हूं, कराकोरम और लद्दाख के बीच यहां बह रही है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। तो कराकोरम और लद्दाख के बीच जो प्रवाहित नदी होती है वो श्योक नदी है। ये कराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर। ठीक है, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी होकर के गुजरती है। कौन सी नदी? सिंधु। ये कौन सी नदी जा रही है भाई? सिंधु नदी। यहां लेह स्थित है, सिंधु नदी के उत्तरी तट पर लेह अवस्थित है। ठीक, ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। अब वो हम पढ़ते हैं हिमालय। हिमालय में सबसे पहले क्या आएगा? बृहद हिमालय। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे बृहद हिमालय। बृहद या महान या हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब बर्फ, हिम का मतलब बर्फ होता है। हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, इतने नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, बृहद, महान, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ऊपर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। जब हम नीचे से देखेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा पड़ेगा? सबसे पहले हमें पड़ेगा शिवालिक। तो सबसे बाहर कौन सा पड़ा? शिवालिक। उस शिवालिक को कहा जाता है बाह्य हिमालय। फिर उसके बाद मध्य पड़ेगा और सबसे अंदर कौन सा पड़ेगा? हमारा बृहद हिमालय। तो इसलिए इसको सबसे अंदर पड़ रहा है यहां से नीचे से देखने पर, तो इसको कहते हैं हम आंतरिक हिमालय। क्लियर? चलिए इसकी जो खास बातें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, बृहद और आंतरिक हिमालय। इसका जो विस्तार है, सबसे पहले विस्तार देख लेते हैं इसका। बृहद हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का, पूरे हिमालय का ही लगा लो, बृहद हिमालय का जो विस्तार पढ़ लो। बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में, पहले पश्चिम में और पूर्व में। पश्चिम में कहां से स्टार्ट होता है? कश्मीर में नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर, कश्मीर में नंगा पर्वत पर। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर के पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक। कौन सा? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का जो हम पढ़ रहे हैं, बृहद या महान हिमालय, तो इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा पर्वत तक है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं वो हमें बृहद या महान हिमालय में ही देखने को मिलती हैं। तो मैं टॉप 5 बता रहा हूं आपको कौन कौन सी हैं। सबसे जो ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पर आती है नेपाल। सेकंड नंबर पर आती है कंचनजंगा। एवरेस्ट, कंचनजंगा। नंबर 3 पर आती है मकालू पर्वत श्रेणी। नंबर 4 पर आती है धौलागिरी। पर्वत श्रेणी। और नंबर 5 पर नंगा पर्वत। इनमें से एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, कंचनजंगा भारत में स्थित है, मकालू नेपाल में स्थित है, धौलागिरी नेपाल में स्थित है, नंगा पर्वत भारत में स्थित है। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,597 मीटर है। मकालू की जो ऊंचाई है वो 8,481 मीटर है। 3 की देख लो, काफी है।
ठीक है। सबसे टॉप 5 में एवरेस्ट सबसे पहले 8848, टॉप 5 में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। एवरेस्ट को मैं यहां लिख देता हूं, एवरेस्ट को, जो माउंट एवरेस्ट है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसको चोमोलुंगमा भी कहा जाता है, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा जो कहा जाता है इसको, चोमोलुंगमा तिब्बत में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? जब ये बृहद हिमालय तिब्बत में पहुंचता है तो इसको माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में क्या कहा जाता है, सॉरी, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। और नेपाल में कहा जाता है इसको सागर माथा। चोमोलुंगमा का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। ठीक, तो टॉप 5 कौन कौन से, एक बार रिपीट करेंगे, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, एक यहां पर एक डाउट दूर कर लो, कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एक पॉइंट लिख लेंगे यहां, कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, मैंने बताया था K2 जो यहां स्थित थी काराकोरम पर, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी 8611 मीटर ऊंचाई है। लेकिन ये जो K2 है ये किसका हिस्सा है? ये K2 हिस्सा है ट्रांस हिमालय का। K2 किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो K2 8611 मीटर। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो वो होगी कौन सी? कंचनजंगा, 8597 मीटर। और पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, भारत में स्थित हिमालय की कंचनजंगा। क्लियर? टॉपिक रहेगा हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसी को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय भी बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ठीक, बृहद हिमालय भी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन जब मध्य हिमालय में एंटर करते हैं तो यहां पर जो घूमने के स्थान है, जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल वगैरह, सब कहां पर स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय रहने लायक और घूमने लायक स्थान है। ठीक, तो इसकी जो खास विशेषताएं उन पर हम नजर डालते हैं सबसे पहले। चलिए आगे देखते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ये कोई लगातार कंटिन्यू हिमालय नहीं है। तो यहां से स्टार्ट होता है और ऐसे छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड होकर के इसकी श्रेणियां मिलती हैं। जैसे सबसे ऊपर पीर पंजाल, धौलधार, और मसूरी, पीर पंजाल, धौलधार और मसूरी और महाभारत, ये सब। पीर पंजाल सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलधार पर्वत श्रेणी, मसूरी और महाभारत। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। धौलधार हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी उत्तराखंड में है। और महाभारत ये नेपाल में है। ठीक है। पीर पंजाल की खासियत मैं आपको बताता चलता हूं यहीं पर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर एक दर्रा पड़ता है। जैसे ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इस पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। ठीक, बनिहाल दर्रा के दक्षिण में जम्मू और उत्तर में श्रीनगर। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है वो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक, तो
मध्य हिमालय, लघु हिमालय, पीर पंजाल पर्वत, धौलधार, मसूरी, महाभारत, इन 4 श्रेणियों में बता हुआ है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलधार हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे पर ही क्या स्थित है? जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक, इसको नोट डाउन करें, आगे चलते हैं। टॉपिक हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। अच्छा, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। और बाह्य हिमालय सबसे पहले कौन सा पड़ता है? बाह्य हिमालय। देखिए, जब बाह्य हिमालय जो है ना, ये यहाँ तक ही रहता, काली नदी तक ही इसका अस्तित्व रहता है। आगे जाकर के ये मध्य और महान हिमालय में जाकर के मिल जाता है। ठीक, और शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कुछ प्लेन घाटियां हैं जिन्हें उत्तराखंड में दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। दून यानी कि देहरादून, द्वार मतलब हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक, ये हो गया आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसको नोट करें, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा। अब हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी किया गया है। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, हेडिंग लगा लें, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन। ये जो विभाजन किया है, ये एक व्यक्ति थे, सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर विभाजन किया है। किस प्रकार किया है? देखिए, सबसे पहले कश्मीर हिमालय, सबसे पहले कश्मीर या पंजाब हिमालय, उसके बाद कश्मीर या पंजाब हिमालय के बाद कुमाऊं उत्तराखंड वाला, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद आपका आता है असम हिमालय, इसके बाद आपका असम हिमालय, असम हिमालय क्रम से है ये, पहले कश्मीर हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। नदियों के आधार पर विभाजन किस प्रकार है? यानी कि कश्मीर हिमालय जो स्थित है वो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित है। सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक का जो एरिया है वो सब किस में आता है? कश्मीर हिमालय में आता है। और सतलुज से काली नदी, सतलुज से काली नदी तक का जो एरिया है वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। काली से तीस्ता नदी, काली से तीस्ता नदी तक का जो एरिया है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। और तीस्ता से दिहांग नदी तक का जो एरिया है वो असम हिमालय में आता है। आराम से याद कर सकते हैं आप क्रम से। सबसे पहले कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग नदी। ठीक, ये आपका हिमालय कंप्लीट करा दिया है हमने, कंप्लीट पढ़ लिया है हिमालय आज। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक, हम आगे भी क्लासेस देते रहेंगे कंटिन्यू। मैथ की क्लास आएगी, हिस्ट्री की क्लास भी कंटिन्यू मिलेगी। हम 3 सब्जेक्ट की क्लास लेकर के कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि हमें अब पेड का सिलेबस आपका कंप्लीट कराना है। ठीक, आप निश्चिंत रहें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।